Hello dear students, I am Archit sir, Senior NEET Biology Faculty at Amritsar Simples Education. आज का जो लेक्चर आएगा हमारा दैट विल बी लेक्चर नंबर 4 यूकैरियोटिक सेल्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और सारे जो फीचर्स हैं उनके हमने पढ़ लिए थे, किस तरह के सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और आज के लेक्चर में हम पूरा जो प्रोकैरियोटिक वाला है उसको यूकैरियोटिक के साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस तरह के फीचर्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं और किस प्रकार से कौन सी डिफरेंसेस देखने को मिलती है, कौन सी सिमिलरिटीज़ है और इस तरह से ये दो प्रकार के सेल्स हमारा ये फिर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से फीचर्स हैं तो हम अभी इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जैसे हमने इससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो काफ़ी प्रिमिटिव प्रकार के सेल्स होते हैं और दे हैव बीन अपीयर्ड बिफोर 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। सो ये वाले जो सेल्स हैं ये काफ़ी एडवांस्ड है, बहुत टाइम के बाद ये वाली सेल्स आ गई, सो जिनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। सो दीज आर एडवांस्ड सेल्स, एडवांस्ड these are advanced type of cells. एडवांस टाइप ऑफ सेल्स हैं तो बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई होगी यहाँ पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अच्छा, तो जैसे हमने प्रोकैरियोटिक के केस में जैसे हमने देखा था 1 एनवेलप सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो एनवेलप सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, 2 एनवेलप सिस्टम। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, 2 एनवेलप सिस्टम। 2 एनवेलप सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक इसमें प्राइमरी मेम्ब्रेन होगा, एक इसमें प्राइमरी मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, और बाकी जो मेम्ब्रेन्स हैं अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके भी अपने अपने मेम्ब्रेन्स रहते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सो प्राइमरी मेम्ब्रेन जो कि सेल को इनक्लोज करता है बाहर से, और सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स जो अंदर के ऑर्गेनल्स हैं उनको इनक्लोज करता है। सो इन दोनों को, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स के केस में हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, देन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स क्या देखने को मिलेंगे, जैसे यू विल सी दिस यूकैरियोटिक सेल्स विल बी फाउंड इन द प्रोटिस्टा। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलेंगे, प्रोटिस्टा। ठीक है, आपको फंजे में देखने को मिलेंगे ये सेल्स। ठीक है, प्लांटी, एनिमेलिया, किंगडम्स के नाम है, जैसे विटाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने अगर पढ़ा होगा, विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब पूरे ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं दुनिया में उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया गया। पहला किंगडम जो है द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम दैट्स कॉल्ड एज मोनेरा, किंगडम मोनेरा, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बाकी जो भी 4 किंगडम्स हैं, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजे हो गया, किंगडम प्लांटे हो गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया, तो ये चारों किंगडम्स में आपको यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो नाम से आपको समझ में आता होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब है इनमें न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी डेवलप न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो एक एक करके हम इन के फीचर, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे फीचर्स देखे थे उसी प्रकार के फीचर्स को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे उन फीचर्स के साथ,
ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे मैं फीचर्स को लिखूंगा, अंडरलाइन करूंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार की डिफरेंस, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो राइट डाउन पहला फीचर जो रहने वाला है वो है साइज एंड फॉर्म। साइज एंड फॉर्म, तो साइज एंड फॉर्म अगर आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनका साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में हमने 1 to 10 माइक्रोमीटर देखा था, साइज रेंज करता है उसके दरमियान, और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, तो इनका साइज जो है that varies between 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। अच्छा, कुछ सेल्स आप देखेंगे, कुछ सेल्स बहुत ही बड़े होते हैं, सेंटीमीटर, जैसे ऑस्ट्रिच जो एग सेल होता है वो भी एक सिंगल सेल होती है, बट ठीक है उसका साइज एक्सेप्शनली हाई है, लार्ज है। ठीक है, दैट्स कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सेल। इसी तरह कुछ सेल्स, प्लांट सेल्स भी आप देखेंगे, कुछ एल्गी आपको मिलेंगे, जैसे एसिटेबुलेरिया एक एल्गी का नाम है, वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसी तरह आप देखेंगे यू कैन सी नर्व सेल्स काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स एनिमल्स के केस में। सो साइज़ जो है, साइज़ काफ़ी वेरी करता है। शेप भी वेरी करेगा, इनका जो फॉर्म है, ठीक है, साइज और शेप जो है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेल, इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल की क्या फंक्शन है, ठीक है, उसी पे इसका शेप और साइज डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा द शेप एंड साइज ऑफ द सेल of the cells depends upon their function। ये इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करेंगे नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स की शेप एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। वो क्यों है एलोंगेटेड? क्योंकि उनको कंडक्शन करना होता है नर्व इम्पल्स का, ठीक है, इम्पल्स को जनरेट एंड कंडक्ट करना पड़ता है, इसलिए वो एलोंगेटेड होते हैं। उनका एक्सॉन होता है, लंबा सा एक्सॉन होता है, ओके, एक सेल बॉडी होती है। इसी तरह से आप देखेंगे आरबीसीज जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर के सेल्स, उनकी शेप बाइकॉन्केव होती है, या हम उनको डम्बल शेप्ड सेल्स कह सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा वो सेल्स जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर बर्स्ट होने से प्रिवेंट हो जाते हैं। सो इनकी शेप या इनका जो साइज़ है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? उनके फंक्शन पे डिपेंड होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में इतनी वेरिएशन नहीं है शेप्स और साइज में, जितना वेरिएशन आपको यूकैरियोटिक सेल्स के केस में देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के केस में हमने देखा साइज एंड फॉर्म। इसको मैंने प्रोकैरियोटिक के साथ मैंने इसको क्या किया? कंपेयर किया। तो आप याद रखना साइज एंड फॉर्म यहाँ पे कितना होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक के केस में 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। वहाँ पे माइकोप्लाज्मा मैंने एक एग्जांपल बताई थी जिसका 0.1 to 1 माइक्रोमीटर का होता है। ओके, वहाँ पे भी मैंने शेप्स, अलग अलग प्रकार के शेप्स बताए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। सो आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। दूसरा फीचर जो है, हमने जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में हमने देखा था स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमारे पास दो प्रकार के सेल, दो प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
यहाँ पे ऐसा स्टेनिंग के बेसिस पे अलग दो टाइप्स नहीं है। हाँ, स्टेन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कलर डाइज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? ताकि हम अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं या जो अंदर के मटेरियल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें एक पर्टिकुलर किसी स्टेन से या डाई से। अलग से कोई स्टेनिंग प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेल्स को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, यहाँ पे वैसा केस नहीं है। वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में हमने देखा था कि ग्राम स्टेन एक स्टेन होता है, ठीक है, जब हम सेल्स को उसमें डालते हैं तो वो सेल्स ग्राम स्टेन को, कुछ सेल्स ग्राम स्टेन को लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जो ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं उनको हमने बोला था ग्राम पॉजिटिव, कुछ नहीं लेते उनको बोला था हमने ग्राम नेगेटिव। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में वैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में वैसा नहीं है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली साइटोप्लाज्म पे चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा फीचर है यहाँ पे, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो है इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक सेल की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है। ये इसका प्राइमरी मेम्ब्रेन हो गया जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ओके। और इसके अंदर जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं, ये मान लो न्यूक्लियस, इसका भी अपना डबल मेम्ब्रेन होता है, ओके। यहाँ पे प्रेजेंट होता है जैसे गोल्गी कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, इनके भी अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसका भी अपना डबल मेम्ब्रेन होता है। देन लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसका भी अपना सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ओके। सो हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ओके, सारे ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इसमें, ठीक है। कुछ केसेस में आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, कुछ केसेस में दो मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगा। हाँ, एक दो ऐसे हैं ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होते, जैसे राइबोसोम्स हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए, उनकी हम बाद में बात करेंगे, ओके। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, जो पूरे सेल को इनक्लोज करता है। और बाकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे ये वाले मेम्ब्रेन्स जो अंदर के ऑर्गेनल्स को इनक्लोज करते हैं, ओके, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स, सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब अंदर का पूरा जो मॉल मटेरियल है, ये जो पूरा मॉल मटेरियल अंदर का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सो यूकैरियोटिक सेल्स के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओके। यहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिनको हम बोलते हैं, ओके। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स का एक इंटरनल जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ these cell organelles, ओके। ये घर के जैसा, जैसे एक घर होता है, वो आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जिस तरह एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग रूम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स, इसलिए हम इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ठीक है। जबकि हम प्रोकैरियोट सेल्स के केस में वहाँ पे कोई भी ऐसा कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे एब्सेंट रहता है, ओके। और क्या रहता है साइटोप्लाज्म में, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसके, बहुत सारे एंजाइम्स रहेंगे, ओके। और एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ओके। साइटोप्लाज्म के केस में जो है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं सेल के अंदर की रिएक्शंस करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स उन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, वो आप पढ़ेंगे आगे वो सारी चीज़ें। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट इज
जेनेटिक मटेरियल। जब हम यहाँ के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, मतलब डीएनए की बात करते हैं, यहाँ का जो डीएनए होता है वो भी आपको डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलेगा, सेम एज दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। हेलिकल होता है, लेकिन यहाँ पे होता है लीनियर डीएनए। क्या होता है? लीनियर डीएनए। प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल होता है और सर्कुलर होता है, सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लीनियर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। पहली बात ये पहला। दूसरा चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, दैट इज इनक्लोज्ड इन टू या डबल एनवेलप। ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो इस न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डीएनए देखने को मिलेगा। इस तरह से एक प्रॉपर न्यूक्लियस बन जाता है या ट्रू न्यूक्लियस। इसीलिए इन सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज दीज सेल्स पॉजेस ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द डबल मेम्ब्रेन। दिस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इनको नाम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो डीएनए है वो एक रीजन में होता है, जिस रीजन को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीएनए बिल्कुल नेकेड होता है, वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन उसको इनक्लोज नहीं करता, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। इसीलिए वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर के बेसिस पे इन सेल्स को यूकैरियोटिक बोलते हैं या प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो है दैट विल बी फ्लैजेलम। अपेंडिक्स की बात करते हैं। अपेंडिक्स, वहाँ पे भी हमने डिफरेंट अपेंडिक्स देखे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, जैसे फ्लैजेला हमने देखा, पिल्लाई हमने देखे थे। ठीक है, यहाँ पे पिल्लाई नहीं होते। ठीक है, लेकिन फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, जैसे यूग्लिना के केस, यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है, उसमें फ्लैजेला होता है। ठीक है, अच्छा, डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की आप बात करें। ओके, इसी तरह जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो स्पर्मेटोज़ोआ होता है वो फ्लैजेलेटेड होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैजेला जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजेला प्रोटीन का बना होता है, इस प्रोटीन को बोलते हैं फ्लैजिलेट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैजिलेट। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है सीलिया। सीलिया होते हैं, क्या होता है? सीलिया होता है, क्या होता है? सीलिया। सीलिया जो होता है, ठीक है, जैसे पैरामीशियम की बॉडी के बिल्कुल इसको क्या करता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। ओके, सीलिया भी मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, ये शॉर्ट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स।
आउटग्रोथ्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं, ओके, और लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, दैट विल बी कॉल्ड एज आउटर कवरिंग्स, ओके, आउटर कवरिंग्स, आउटर कवरिंग्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में हमने आउटर कवरिंग्स 3 देखे थे, जैसे सबसे बाहर स्लाइम लेयर या कैप्सूल होता था, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यहाँ पे स्लाइम लेयर और कैप्सूल नाम की चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे आउटर कवरिंग्स जो है वो सेल वॉल की फॉर्म में होगा, सेल वॉल की फॉर्म में होगा, या फिर और सेल वॉल के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल बाहर की तरफ सेल वॉल होता है और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर कवरिंग्स में आपको ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेल वॉल आप देखेंगे, अगर हम इसकी बात करें, सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा के केस में, प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, प्रोटिस्टा में आपको मिलेगा, फंजे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। सारे प्लांट्स में सेल वॉल होता है, मोस्ट ऑफ द फंजे हैव सेल वॉल। प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा में सेलुलोज होता है, फंजे में काइटिन का बना होता है सेल वॉल, प्लांट्स में आप देखेंगे मेनली सेलुलोज होता है, ठीक है, इसके अलावा हेमी सेलुलोज भी देखने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पे पैक्टिन, पैक्टिन, ठीक है, ये भी होता है। ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं, शुगर्स हैं, ठीक है, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स, ओके। सो सेल वॉल यहाँ पे पाया जाता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। समझ गए बात को? सो आउटर कवरिंग्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, ओके, और इसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक ऐसा एक मेम्ब्रेन होता है सेल्स में, सारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, कोई भी, ठीक है, सारे सेल्स में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। दिस सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, it controls the movement of substances inside, into or out of the cells. It controls the movement of substances into and out of the cells. सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर जो मोमेंट है इनका, मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंसेस का, तो वो इसके द्वारा हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक एक्स्ट्रा होता है सबसे बाहर, इन सेल वॉल के भी बाहर आपको देखने को मिलता है, इट्स कॉल्ड स्लाइम लेयर और कैप्सूल। वो हमने देखा बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है, वायरसेस से बचाता है, और वो इस बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ स्टिक होने में उसको हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज अबाउट आउटर कवरिंग्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको राइट डाउन करो। Next feature is biological activities.
बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगी यूकेरियोटिक सेल्स के केस में? आपको साइटोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? ये एक ऐसा मूवमेंट है साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूकेरियोटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है इसका, जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक प्रकार का मूवमेंट दिखाता है, सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट दिखाता है। ओके, जिस मूवमेंट की वजह से सेल के अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली सेल्स के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट से अगर कोई चीज़ पहुंचानी है इधर तो वो मूवमेंट से ही होगा। ओके, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है उसको हम साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं या उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे। ये मूवमेंट सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा, और भी कुछ प्रोसेस हैं जैसे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसको हम सेल ईटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पाइनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। टेक प्लेस, ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। हमने जो बैक्टीरियल सेल्स जब हम पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, वहाँ पे हमने देखा ना तो साइक्लोसिस होता है, ना फैगोसाइटोसिस होता है, ना पाइनोसाइटोसिस होता है और ना ही एक्सोसाइटोसिस होता है। कोई भी प्रोसेस वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, कोई भी प्रोसेस वहाँ पे नहीं होता बैक्टीरियल के केस में। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है डीएनए, ओके, वो सेल साइकिल के एस फेज में देखने को मिलता है। आप डिफरेंट जब आप आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल एक टॉपिक आएगा जिसमें सेल्स कैसे डिवाइड हो जाते हैं और कितने फेजेस से वो डिवाइड हो जाते हैं। एक फेज जिसको हम बोलते हैं एस फेज। ठीक है, सेल साइकिल में सबसे पहला फेज होता है ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज में G1 फेज आता है, S फेज आता है, देन G2 फेज आता है और इसके बाद आता है M फेज जहाँ पे सेल्स एक्चुअली डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये जो फेज होता है सेल साइकिल का S फेज, ठीक है, इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? डीएनए की रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन takes place in the S phase of the cell cycle, S phase of cell cycle। यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। सारे यूकेरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। इस तरह से आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है सेल्स के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे डीएनए जो है, डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ये सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एक प्रोसेस जिसको ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस से जानते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एमआरएनए जो चेन है, एमआरएनए जो चेन होती है, इससे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्या सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन। सो एमआरएनए से प्रोटीन्स बनने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस होता है सेल्स के साइटोप्लाज्म। किसमें? साइटोप्लाज्म, सेल्स के साइटोप्लाज्म। ओके, सो हमने डिफरेंट जो फीचर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स, चाहे वो साइज एंड फॉर्म हो यूकेरियोटिक सेल्स के केस में, ठीक है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो अपेंडेज हो, चाहे वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो, ये सारे फीचर्स जो है हमने
यूकैरियोटिक सेल्स में डिस्कस किए, और इन फीचर्स को मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ कंपेयर किया। अगर आप इसको कंपैरेटिव तरीके से अगर आप इसको स्टडी करेंगे इस तरह से जिस तरह मैंने पढ़ाया आपको, तो इस टॉपिक को आप नहीं भूलेंगे कभी। ओके, सो यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसे दिखते हैं मैं आपको ज़रा बता दूँ। ये देखो, ये जो है ये वाली डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल्स की है, और ये वाली डायग्राम आपको ये यूकैरियोटिक सेल्स की, ये वाली डायग्राम यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स, ये वाली डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल्स की, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स इस वाली डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करो। देखो, सबसे बाहर आपको स्लाइम लेयर या कैप्सूल वाली लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर जो आपको देखने को मिलती है वो है कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल। सबसे बाहर वाली लेयर आपको कैप्सूल देखने को मिलती है, ठीक है, ये ओके। इसके अंदर आपको ये रेड लाइन दिख रही है, रेड वाली लेयर, ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है। और इस सेल वॉल के अंदर आपको और एक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियल सेल्स में बाहर क्या होता है, कैप्सूल होता है बाहर, सबसे बाहर, इसके अंदर सेल वॉल होता है, ठीक है, और सबसे अंदर फिर क्या होता है, प्लाज्मा। यूकैरियोटिक सेल्स के केस में आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल अगर है तो आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगा इसके बाहर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल का नहीं है, ये एनिमल सेल का है, ओके, ये एनिमल सेल का है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं दिखाया गया है सेल वॉल को। अच्छा, जब हमने जेनेटिक मटेरियल की बात की थी, ठीक है, तो डीएनए देखो, डीएनए यहाँ पे देखने को मिल रहा है साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ओके, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई ट्रू न्यूक्लियस नाम की चीज़ नहीं है, ओके। सो डीएनए जो है साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, नेक्ड है, ओके, समझ के बाद नेक्ड है, तो इस तरह का डीएनए देखिए। जबकि आप यहाँ पे अगर हम देखें, देखो डीएनए जो है, डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म है, क्रोमेटिन की फॉर्म है, ठीक है, ये पूरा डीएनए, ये पूरा डीएनए। डीएनए के अंदर आपको देखो, डीएनए जो है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के अंदर और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियोलस नहीं होता, ओके, न्यूक्लियोलस नहीं। वैक्यूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये प्लांट सेल है तो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, अगर ये एनिमल सेल है तो छोटे छोटे वैक्यूल्स इसलिए देखने को मिल रहे हैं। अगर प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है बीच में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और क्या रहता है, मेसोसोम्स बताए थे मैंने, याद है, मेसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर के इनफोल्डिंग्स होते हैं मेसोसोम्स, ये देखो, ठीक है। ये इनफोल्डिंग्स में क्या होता है, इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। देखो राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे भी राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस ये देखो, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ पे सिंगल प्रकार के होते हैं, ओनली 70S टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, वायरस यहाँ पे 70S भी होते हैं प्लस 80S भी होते हैं। 80S 70S और 80S राइबोसोम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल सेल्स का साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे अपेंडेज जो है बैक्टीरियल फ्लैजिलम आपको देखने को मिलेगा। फ्लैजिलम इज अ सिंगुलर, फ्लैजिला इज अ प्लूरल, ओके। फ्लैजिल, एक सिंगल फ्लैजिलम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ओके।
तो बाकी कोई भी ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है, प्लास्टिड्स वगैरह वो सारी चीज़ें, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स के केस में आप देखेंगे, ओके, यहाँ पे देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक ऑर्गेनल होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर, जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं, ओके, और लाइसोसोम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लाइसोसोम्स जिनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ओके, वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस नाम का चीज़ एक देखने को मिलता है, जो RNA को स्टोर करता है, किस चीज़ को, RNA को स्टोर करता है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ RNA। क्रोमेटिन, DNA जब एक कॉइल्ड फॉर्म में होता है तब उसको क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, ओके, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियस होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता प्यारे बच्चों। अच्छा, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। साइटोप्लाज्म, अच्छा, ये गोल्गी एपरेट्स होता है यहाँ पे, और ये वेसिकल्स है, ओके, ये गोल्गी बॉल्स होता है। समझ गए प्यारे बच्चों? सो ये यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स में हमने देखे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे जो बात है यूकेरियोटिक सेल्स के केस में, कि इनमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन्स डबल मेम्ब्रेन का बना होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन या DNA कह सकते हैं वो प्रेजेंट होता है, और बाकी ऑर्गेनल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, ओके। इसमें सिर्फ आपको आउटर कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। बाकी DNA एक ऐसे रीजन में होता है, ठीक है, DNA जिसको न्यूक्लियोइड बोलता है। यूकेरियोटिक सेल्स के केस में न्यूक्लियोइड एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट, ओके। यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड एब्सेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। सो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बड़ी इजीली आप इसको देख सकते हैं, ओके। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें क्या है प्रेजेंट, इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है जो यहाँ पे एब्सेंट है, वो सारी चीज़ें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसको सेल द एंड ऑफ लाइफ में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाता है। ये तो मैंने आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि यूकेरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। जब आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, आपको जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हमने डिटेल में पढ़ा, उसी तरह बाकी भी आपको आगे जाके डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है डिटेल में, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, ये वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स क्या होते हैं, ओके। अच्छा, गोल्गी एपरेट्स क्या है, ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, किस साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, इनकी क्या फंक्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, और एक चीज़ होता है माइक्रोबॉडीज़,
सेल्स के अंदर पेरोक्सिसोम्स की फॉर्म में, ग्लाइऑक्सिसोम्स की फॉर्म में, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या रोल है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स किस तरह के पोर्स होते हैं, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डिफरेंस आपको समझ में देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस की क्या सिग्निफिकेंस है, वैक्यूल्स, एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक सिंगल सेंट्रल एंड लार्ज वैक्यूल होता है। लाइसोसोम्स की क्या फंक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ऑर्गेनल्स जो है ना, ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये सब दिस वाज जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितना आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, कॉपी के ऊपर मेंशन करेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आगे के लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके लिए अपने आप को ठीक है प्रिपेयर करें। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए